और बाजार की चाल पर एक बार नजर डालें। देखिए, शुरुआत तो मजबूत हुई थी, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर बाजार टिक नहीं पाया। हालांकि 10,200 के नीचे फिसलने के बाद 10,200 पर वापसी हुई है, तो इस लेवल को होल्ड करने में कामयाब निफ्टी है, जो एक बेहतर संकेत माना जाएगा। सेंसेक्स पर अगर आप गौर करें, अब सिर्फ 14 पॉइंट नीचे है। दिन की ऊंचाई से करीब 100 पॉइंट से ज्यादा गवा चुका है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स यहां पर भी दबाव आया, फिर रिकवर होता हुआ फिलहाल 57 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। आज अगर एक सेक्टर वो एक्टिव है, वो है सरकारी बैंक, क्योंकि सरकारी बैंकों को बड़ी राहत मिल रही है। आरबीआई ने कह दिया है अपने नॉर्म्स में जो तब्दीली ये लेकर आए हैं कि अगर किसी बैंक का बॉन्ड से घाटा हो रहा है तो उसकी प्रोविजनिंग 4 क्वार्टर्स में वो कर सकते हैं, एक बार हिट लेने की जरूरत नहीं होगी। और इसी के चलते हम देख रहे हैं ढेरों सरकारी बैंक हैं जिनमें एक रिलीफ रैली आती हुई। सरकारी बैंक इंडेक्स 1% ऊपर है और निफ्टी बैंक पर भी अगर आप ध्यान दें तो गिरते बाजार में करीब 60 पॉइंट की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। साथ ही कच्चे तेल में जो फिलहाल गिरावट देखने को मिली है विदेशी बाजारों में, उसका फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कमा रही हैं। यहां पर आज एक पुल बैक देखने को मिला है। तो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वाले स्टॉक्स जरूर देखे जाएंगे, आगे इन पर नजरें रहेंगी। लेकिन एक डेवलपमेंट आ रही है। नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री है, वो कह रहे हैं कि स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर यहाँ पर जल्द ही एक बैठक होने वाली है और होपफुली वो पॉलिसी तैयार होती हुई दिखाई देगी। अप्रैल अंत तक स्क्रैपेज पॉलिसी फाइनल होने का अनुमान जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी महीने बैठक होने वाली और फाइनली एक रूपरेखा निकल कर आएगी। नितिन गडकरी ये बैठक बुलवाने वाले हैं, ये फिलहाल एक जानकारी आती हुई नजर आ रही है। याद रखिए, नितिन गडकरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो वहीं से हम देख रहे हैं काफी ज्यादा इनपुट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑटो सेक्टर के टैक्सेशन पर भी किसी तरह की बात छिड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि स्क्रैपेज पॉलिसी के लिए सरकार की क्या तैयारी है और फाइनल गाइडलाइंस क्या रहेंगी उस स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत। कुछ स्टॉक्स ऑफ कोर्स फोकस में रहेंगे, अशोक लेलैंड एंड द लाइक्स, जो स्क्रैपेज पॉलिसी पर पहले भी एक्टिव रह चुके हैं। फिलहाल मार्केट पर लौटते हैं। 10,200 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। हमारे साथ प्रकाश गाबा है जो बताएंगे आपको टेक्निकली बाजार क्या दिख रहा है, कौन से स्टॉक्स पर दाव लगाना चाहिए, और वरुण दुबे आपको एक चेक देंगे कि मिड कैप्स का हाल क्या है। लेकिन पहले एक टेक चेक। प्रकाश बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या किया जाए? निफ्टी में अपर रीजन्स पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। कहाँ पर है? 10,220, 10,200, यहाँ पर स्टिफ रेसिस्टेंस है। हाँ, अपमूव तो मिला है यहाँ पर पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे में देखा हमने, लेकिन मुझे इस पर थोड़ा डाउट है, सस्पेक्ट है, क्योंकि बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो वीक है। हाँ, थोड़ी तेज़ी हमने कल से देखी है, लेकिन जब तक ये 10,220 क्रॉस नहीं करता तब तक मान के चलना चाहिए, थोड़ी दिक्कत है। उसके बाद शायद 10,400 भी देख पाएंगे, लेकिन थोड़ी दिक्कत नज़र आ रही है। ओके, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर नज़र आ रही है, तो देखना होगा 10,200 होल्ड करता है या नहीं। साथ ही निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं थोड़ा सा एक्शन है। बैंकिंग स्टॉक्स पर आज कई सारे ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें तेजी बनती दिखाई दे रही है, उस पर आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन प्रकाश, आप ये बताइए, आपके रेडार पर क्या है इस समय? अगर कोई ट्रेड लेना बनता है तो वो क्या होगा? 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मुझे। एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यहाँ पर अपमूव नजर आ रहा है। यहाँ पर टारगेट ऑन द अपसाइड 402 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 387 से। 1-2 दिन लग सकते हैं। लगता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में अपमूव है। और दूसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी अच्छा अपमूव दिखाई दे रहा है। टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 79 का है, स्टॉप होना चाहिए 72। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह, सेल में तेजी करके चले, 79 का टारगेट। और इसी के साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी प्रकाश को पसंद है, यहाँ पर आप 402 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। आईसीआईसीआई प्रू तो आज करीब 3% की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। लेकिन मिड कैप्स में एक्शन है और 56 अंकों का उछाल इंडेक्स दिखा रहा है। कौन से स्टॉक्स में ज्यादा एक्टिविटी देखी जा रही है, किन में खबरों का असर है, इस सब का जायजा लेते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, देखिए, सबसे पहले तो खबरों वाले स्टॉक्स पे नजर डालेंगे और इसमें सबसे आज का बड़ा लीडर जो है वो है एनबीसीसी। सबसे चर्चित स्टॉक है ये आज का, क्योंकि जैसे कि हर्षदा आपने भी हाईलाइट किया था कि सभी जब प्रॉपर्टियां जो है वो अब एनबीसीसी को सौंपी जाएगी, और इस खबर के बाद इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी है। सुबह से ही अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है, करीब 5.25% के आसपास की तेजी है। इन्फो एज, दरअसल यहाँ जोमेटो के जो रेवेन्यूज है उसमें अच्छा खासा करीब 45% का साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली है, उसमें इन्फो एज हिस्सा रखता है। इसके लिए इस काउंटर पे आपको इंपैक्ट देखने मिल रहा है 3% के आसपास का। इन्फी बी में बड़े सौदे हुए हैं, करीब 1 करोड़ 30 लाख शेयर्स के, उसका फायदा इस काउंटर को मिलता है। करीब 4.5% के आसपास की तेजी है। और यहाँ टाटा केमिकल्स, मोतीलाल ओसवाल ने अपनी कवरेज जो है वो शुरू की है
और 940 रुपए का प्राइस टारगेट दिया है और इसके लिए इस स्टॉक में आज करीब 3.5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज का हाईलाइट तो बैंकिंग काउंटर और खासकर पीएसयू बैंक जो है उनमें अच्छी खासी तेजी है, क्योंकि आरबीआई ने इनको जो बॉन्ड से लॉसेस हो रहे हैं उन्हें 4 क्वार्टर के लिए कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अप्रूवल दिया है, उसका फायदा इनको मिलता हुआ 2 से 2.5% के आसपास दोनों ही काउंटर्स में तेजी देखने मिल रही है। इसके अलावा टायर काउंटर्स जो है उनमें आज बेहतरीन तेजी देखने मिल रही है। देखिए सभी टायर काउंटर्स देख लीजिए करीब 3% के आसपास का उछाल दिखा रहे हैं। वहीं एविएशन स्टॉक जो है उसमें स्पाइस जेट और इंटरग्लोब एविएशन ये 2 काउंटर्स है जिनमें आज बेहतरीन उछाल देखने मिल रहा है। 3 से करीब 4.5% के आसपास की तेजी है। और इंफ्रा काउंटर्स कल भी आपको याद होगा बेहतरीन तेजी थी, आज भी जो इंफ्रा काउंटर्स है उनमें अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। दिलीप बिल्डकॉन कल भी अच्छी खासी तेजी थी, आज भी करीब 4.5%। आईआरबी इंफ्रा जैसे काउंटर में करीब 3.5% के आसपास के गेंस है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में बेहतरीन प्राइस वॉल्यूम एक्शन है उसमें एमसीएक्स का काउंटर आज लीड करता हुआ करीब 4.5% के आसपास की तेजी है। जो सरकारी कंपनीज है उनमें आज आपको अच्छे खासे गेंस देखने मिलेंगे। चेन्नई पेट्रोल 4% के आसपास के गेंस दिखाता हुआ, डेल्टा कॉर्प और जीएसके कंज्यूमर जैसे काउंटर में आज अच्छी खासी तेजी है। लेकिन जिन काउंटर्स में आज मुनाफा वसूली या गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है उसमें बलरामपुर चीनी, आपको याद होगा कल बेहतरीन तेजी थी, आज करीब 3% के आसपास की गिरावट है। जस्ट डायल, टीवीएस मोटर, जुबिलेंट फूडवर्क ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स है जिनमें लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। ठीक है, तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जिनमें ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, लेकिन काउंटर्स जिनमें इस समय पोजीशंस तेजी की बनी हैं उस पर फोकस करते हैं। और प्रकाश, एक स्टॉक जो काफी समय से हमारे रेडार पर है वो है डेल्टा कॉर्प। देखिए 7% की तेजी इसमें बनती दिखाई दे रही है। कल ही मोतीलाल ने कहा था 332 का टारगेट रहेगा। क्या कहेंगे आप 260 के आसपास? अब क्योंकि बीते हफ्ते आपको याद है 16-17% टूटा था, अब फिर एक पुल बैक आ रहा है, खरीदा जाए या नहीं? खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉप होना चाहिए 240 का। अपर रीजन पे अगर अप मूव मिलता है तो कहाँ तक हो सकता है? शायद 290-300 ये मुझे टारगेट नजर आ रहा है। अप मूव मिल सकता है यहाँ पर, प्योरली ट्रेडिंग बैट। चलिए, प्रकाश कह रहे हैं चार्ट्स पर 290, मोतीलाल ने कहा है 332, और साथ ही जो लाइसेंस फीस बढ़ गई है इन कसिनोज पर उसमें मोतीलाल का कहना है कि बिजनेस तो थोड़ा सा बदलेगा लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक दिन लेट रिएक्शन आता हुआ लेकिन डेल्टा कॉर्प पर। ब्रोकरेजेस का मैंने जिक्र किया तो सोनम मेहता के पास चलते हैं और समझते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स है जो ब्रोकरेजेस के रेडार पर है। सोनम, सबसे पहले विदेशी ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? शुरुआत मदरसन सुमी से हो रही है। काफ़ी सारे रिपोर्ट्स मदरसन सुमी पर आया है। कंपनी ने जो एक एक्विजिशन किया है उस पर ये रिपोर्ट्स है, तो वो एक्विजिशन ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को पसंद आ रहा है। यहाँ पर क्रेडिट स्विस ने लक्ष्य बढ़ा दिया है मदरसन सुमी पे, 440 से 450 का आप टारगेट कर दिया गया है। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी रहे हैं। उनका कहना है ये जो एक्विजिशन हुआ है वो काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए, बल्कि एक अट्रैक्टिव प्राइस पे हुआ है, सस्ते भाव पे हो गया है और कंपनी को काफ़ी मदद करने वाला है। आगे चल के काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। कुछ ब्रोकरेजेस का मानना है कि सिनर्जी बेनिफिट्स जो है वो फर्स्ट डे से ही कंपनी को मिलना शुरू हो जाएंगे। अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है इन्फो एज पर। यहाँ पे इन्फो एज ने अपने जोमैटो को लेकर थोड़ी सी डिटेल्स दी थी और इसी पर ये रिपोर्ट है। O8 की रेटिंग उन्होंने बनाए रखी है, टारगेट 1900 का दे रहे हैं। वो बुलिश हुए हैं जोमैटो पे, जहाँ पे उनका मानना है जोमैटो के की फाइनेंशियल्स जो है वित्त वर्ष 2018 के वो काफ़ी इंकरेजिंग है और अगर कंपनी इसको डिलीवर कर पाती है, आगे चल के फोकस कर सकती है, तो जोमैटो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएगा कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू को, जो इस वक्त मंथली सिर्फ 12% कंट्रीब्यूट करता है। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है इंटरग्लोब एविएशन पर। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग 1650 का लक्ष्य। उनका कहना है सेक्टर में काफी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है और इंडिगो उसमें सबसे अच्छे पोजीशन पे है। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, तो वो काफी बुलिश है इंटरग्लोब एविएशन पे। फाइनली फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट आई है नवकार कॉर्प पर। टारगेट 240 का दे रहे हैं, बाय की रेटिंग मेंटेन की है। उनका कहना है इंडियन रेलवे ने जो नवकार वापी टर्मिनल पर रेलवे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दे दी है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है नवकार कॉर्प के लिए। चलिए, तो ये फिलहाल वो विदेशी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स सोनम ने बताई और इनमें से कुछ स्टॉक्स में तो आज एक्शन बनता दिखाई भी दिया है। टाटा केमिकल्स भी एक काउंटर है, लेकिन सोनम, टाटा केमिकल्स पर तो एक घरेलू ब्रोकरेज ने रिपोर्ट निकाली है। बताइए क्या टारगेट्स हैं और क्या थीसिस है उस पिक के पीछे?
बिल्कुल, मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे कवरेज शुरू किया है टाटा केमिकल्स पे। यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है और टारगेट 940 का दे रहे हैं। उनका मानना है कंपनी अपने बैलेंस शीट को क्लीन कर रही है, फिर डी लिवरेज कर रही है। साथ ही कंपनी का जो अहम ग्रोथ बिजनेस है उसको कंपनी बढ़ा रही है और इसके कारण ही काफी सारे ट्रिगर्स बन जाते हैं री रेटिंग के लिए और इसलिए वो बुलिश हो रहे हैं टाटा केमिकल्स पर। इसके अलावा स्पाइस जेट की पर रिपोर्ट आई है एडलवाइस की। काफी वक्त बाद स्पाइस जेट पे कोई रिपोर्ट आई है। बाय की रेटिंग दे रहे हैं टारगेट 166 का। उनका मानना है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर कह सकते हैं कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही डोमेस्टिक पैसेंजर ग्रोथ जो है वो बिल्डअप हो रहा है क्योंकि कैपेसिटी मार्केट में थोड़ी सी कम हुई है और इसका बड़ा फायदा स्पाइस जेट को मिलने लगेगा और इसलिए वो बुलिश हुए हैं स्पाइस जेट पर। ओके, तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जो आज फोकस में है। स्पाइस जेट में एक अच्छा मूव आता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। देखिए 4% ऊपर तगड़ा वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है 166 की बात सोनम ने की, जो ईडलवाइस प्रोजेक्ट कर रहा है। शुक्रिया सोनम इस जानकारी के लिए। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते नजर डालते हैं इस समय के तत्काल ट्रेड पर। और एक तरफ जहां ईडलवाइस को पसंद है स्पाइस जेट, वहीं जेट एयरवेज में एक बिकवाली की राय आ रही है। मनीष शर्मा कह रहे हैं बिकवाली कीजिए, 580 का टारगेट रहेगा जेट पर। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 610 पे। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी को लेकर सरकार के भीतर भारी मतभेद है। क्या है पूरा विवाद, इस पर ज्यादा डिटेल्स लेंगे लक्ष्मण रॉय से ब्रेक के ठीक बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्री सीएनबीसी आवाज पर। इस समय एक स्टॉक जो अच्छी तेजी दिखा रहा है वो है एचसीसी। अभी ये डेवलपमेंट आ रही है, इनफैक्ट वो स्क्रीन पर आपके फ्लैश भी होगी खबर कि कंपनी एलआईसी के साथ चर्चा शुरू कर चुकी है। डेट को इक्विटी में बदलने की तैयारी यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। मामला यही है कि कंपनी के पर काफी ज्यादा कर्ज है, करीब 4,900 करोड़ का कर्ज जो लास्ट अपडेटेड फिगर था। जी हाँ, 4,500 से 4,900 करोड़ का कर्ज कंपनी के बुक्स पर है और उसको कम करने की तैयारी है। पहले इरादा था कंपनी का कि लवासा को बेचेंगे, आईपीओ लाएंगे तो वहां से कुछ रकम मिलेगी, डेट चुका पाएंगे, लेकिन वो सब नहीं हुआ है। स्टॉक देखिए अब 10% भाग चुका है, काफी बढ़िया मूव इसमें आ गया है। लेकिन याद रखिए एचसीसी बहुत ही स्पेक्युलेटिव स्टॉक रहता है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि एलआईसी से बातचीत चल रही है कि इनका डेट इक्विटी में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि अगर एलआईसी ने इनको बड़े पैमाने पर कर्ज दे दिया है तो वो एक शेयर होल्डर हो जाएगा, इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे। इंटरेस्ट पेमेंट्स को लेकर भी किसी तरह की चर्चा हो रही है और फाइनली वो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इस चर्चा के बाद फाइनल कुछ निकल के आएगा। प्रकाश, ट्रेडर्स के लिए लेकिन ये एक हॉट फेवरेट, एक तो छोटे टिकट साइज का स्टॉक और अब देखिए खबर आते ही चलने लगता है, क्या सलाह होगी? 30 तक निकल जाना चाहिए, लेना तो ले सकते हैं लेकिन स्टॉप लगाना जरूरी है। 2350 का स्टॉप लगाइए और 30 के आसपास 2930 एक बार तो निकल जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एक बार पोजीशन ले सकते हैं अगर आप ट्रेड के लिए ले रहे हैं, याद रखिएगा। और 29 के लेवल पर आप एग्जिट करेंगे। देखिए अब 10% से ज्यादा का उछाल स्टॉक में साफ दिखाई दे रहा है। एलआईसी से मैं आपको एक बार फिर बता दूं खबर कि कंपनी अपने कर्ज को इक्विटी में बदलने के लिए एलआईसी से बात कर रही है और होपफुली वहां पर कुछ आउटकम आने की कंपनी को तो उम्मीद है ही। तो ये फिलहाल डेवलपमेंट एचसीसी पर। इस बीच बिटकॉइन जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है पिछले पूरे साल, अब बिटकॉइन और दूसरी वर्चुअल करेंसीज पर रोक लगाई जाए या इसे रेगुलेट किया जाए, ये सरकार के बीच एक बहुत बड़ा मतभेद बन गया है। और ये ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं क्योंकि शायद कुछ लोग कह रहे हैं उसको कंप्लीटली स्क्रैप कर देना चाहिए, अवैध करार देना चाहिए, लेकिन कुछ सरकार के ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी को रेगुलेट किया जाए। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताइए क्या डिटेल्स है और क्या लग रहा है इसको लीगल टेंडर मिलेगा या नहीं?
बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी को लेकर आम राय इसलिए नहीं बन पा रही है कि हर विभाग इसको अलग अलग नजरिए से देख रहा है। पिछले दिनों हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि इसको तुरंत रोक देना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल करेंसी के जरिए काले धन का लेन देन काफी ज्यादा हो रहा है। वर्चुअल करेंसी के जरिए एक देश से दूसरे देश में पैसे का अवैध लेन देन हो रहा है और इसको रेगुलेट करना लगभग नामुमकिन सा है। इसी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा रिजर्व बैंक का मानना है कि इसके पीछे कोई संपत्ति कहीं नहीं रखी गई है, ये सिर्फ एक काल्पनिक कीमत है, इसीलिए इसको जारी रखने कोई मतलब नहीं बनता। ये खास तौर से जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो सरकार की मुहिम है उसको भी इससे धक्का पहुंचेगा, इसीलिए इस पर पाबंदी लगा देना चाहिए। एक तीसरा व्यू है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। उनका मानना है कि करेंसी के तौर पर इस पर तो नहीं चलने देना चाहिए, लेकिन एसेट के तौर पर इसको रेगुलेट करके इसकी मंजूरी दे देनी चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का पूरी तरह से मानना है कि इस पर रोक लगाना सही नहीं होगा, इसका रेगुलेशन करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आधुनिक अर्थव्यवस्था की संकल्पना की ये देन है, इसीलिए इसको आगे जारी रखना चाहिए। इसको बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, इसका संदेश अच्छा जाएगा। अगर हम इस पर पाबंदी लगाते हैं तब भी इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि अवैध तरीके से इसका लेन देन तब भी जारी रहेगा। इसलिए रोक लगाने के बजाय इसका रेगुलेशन करना ज़्यादा बेहतर होगा। पिछले महीने इसको लेकर बैठक हुई थी, अलग अलग मत उभर कर सामने आए थे। एक बार फिर से बैठक बुलाई जाएगी ताकि आम राय बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन वित्त मंत्रालय का एक बहुत ही मजबूत धारा है जो इस बात के पक्ष में है कि इसका रेगुलेशन किया जाए। चले, वित्त मंत्रालय इस बात के पक्ष में है कि बिटकॉइन वर्चुअल करेंसीज को रेगुलेट किया जाए। दूसरी तरफ आईटी डिपार्टमेंट, रिजर्व बैंक कह रहा है ये इसे लीगल टेंडर नहीं देना चाहते, क्योंकि बिटकॉइन के जरिए काफी ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है। तो दोनों सरकार की ही अलग अलग विभाग जो आमने सामने हैं। आगे एक और बैठक होगी और होपफुली फाइनल डिसीजन आता हुआ दिखाई देगा। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इस पर ध्यान देना होगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे एनसीएलटी से बिरानी इंडस्ट्रीज को मिली है राहत, ज्यादा डिटेल्स देंगे वरुण दुबे। दिवालिया घोषित हो चुकी बिरानी सीमेंट के लिए बोली लगाने के मामले में एपलेट ट्राइब्यूनल एनसीएलटी ने लेनदारों के साथ कोर्ट से बाहर मामला सुलझाने को कहा है। ये इनफैक्ट आज ही की डेवलपमेंट है और ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे बने हुए हैं। वरुण, बताइए क्या अपडेट है? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो बिनानी सीमेंट को लेके है, जो कि बिनानी इंडस्ट्रीज का जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो है। और ये दरअसल ये जो कंपनी है बिनानी सीमेंट, ये बैंकरप्ट थी और आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के तहत थी। और इस कंपनी को अब कैसे बेचा जाए, इसके ऊपर एनसीएलटी ने दरअसल अपना फैसला दिया है, आदेश दिया है इनफैक्ट। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो लेंडर्स है और जो कंपनी के प्रमोटर्स है यानी कि बिनानी इंडस्ट्रीज जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले। दरअसल मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंडर देना चाहूँगा कि ये कंपनी दरअसल क्योंकि आईबीसी के अंदर थी, तो इस कंपनी के लिए बोलियां मंगाई गई थी। और बोलियां जब मंगाई गई थी तो डालमिया भारत और उसका जो कंसोर्शियम है उन्होंने इसकी जो बिड्स है उसे जीती थी। उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट भी था, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट इसे जीत नहीं पाया था। और इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट ने बाहर से बिनानी सीमेंट को खरीदने का प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा कि हम बिनानी सीमेंट में 98% हिस्सा खरीदेंगे, 7,260 करोड़ के आसपास इतने रुपए वो देंगे। और इसके बाद बिनानी सीमेंट भी यही चाहता था दरअसल कि अल्ट्राटेक इनको खरीदे, क्योंकि वहाँ से इनको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। तो इसके लिए इन्होंने जो लेंडर्स है उनके सामने ये प्रस्ताव रखा और उनका जो आदेश था डालमिया भारत को बेचने का उसे खारिज करने की बात की। और इसके लिए अब एनसीएलटी ने ये कहा है कि दोनों पक्ष जो है यानी कि जो लेंडर्स है और जो प्रमोटर्स है वो आपस में मिलकर तय कर ले कि इनको क्या करना है, या तो इनको डालमिया भारत को बेचना है या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट को बेचना है। लेकिन देखिए, इसमें एक बड़ी बात है, अगर जो लेंडर्स है वो डालमिया भारत की जगह अल्ट्राटेक सीमेंट को बेचने की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बन जाएगा आगे के जितने भी केसेस है उनके लिए, क्योंकि इसके बाद प्रमोटर्स जो है उनके पास काफ़ी बड़ा फ्री हैंड होगा कि आईबीसी के अंदर तो जो लेंडर्स है वो तो ढूंढ ही रहे हैं कि किसको बेचना चाहिए, लेकिन वो बाहर से भी ढूंढ सकेंगे कि किसको हम बेच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बन सकता है। हालांकि देखना होगा कि इनके जो लेंडर्स है और प्रमोटर्स है उनके बीच में कैसी डील होती है, किसको बेचने की बात करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ये जरूर एक बहुत बड़ा बनने वाला है। और एनसीएलटी का जो डिसीजन है कि आप बाहर से ही सेटलमेंट कर ले, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनको भी बिनानी इंडस्ट्रीज का जो पूरी दलील है उसमें कहीं ना कहीं मेरिट लगा होगा। और इसी के लिए इस तरह का आदेश एनसीएलटी की तरफ से दिया गया है, जो कि एक तरफ से कहें तो प्रमोटर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत भी है। इस बीच खैतान एंड कंपनी के पार्टनर कुमार सौरभ सिंह का कहना है कि एनसीएलटी के पास आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आदेश देने का अधिकार नहीं है, इसीलिए उसने ऊंची कीमत पर सेटलमेंट का सुझाव भी दिया है। इस वक्त
इंसॉल्वेंसी लॉ में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा पावर है, पर एनसीएलटीज को कोई ऐसा पावर नहीं है, और इसलिए वो पार्टीज को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का सुझाव दे रहे हैं, पर उन्होंने कोई ऑर्डर पास नहीं किया है। आई थिंक एक इनफॉर्मल प्रोसेस के तहत एक लास्ट मौका दिया जा रहा है, वो अगर वर्कआउट नहीं होता है तो फिर एनसीएलटी इस पे डिसीजन लेगी। ओके, तो एक सुझाव आया है ऑफ कोर्स एनसीएलटी की ओर से। याद रखिएगा बैंकर्स यहाँ पर क्या कहते हैं इस पर वो फाइनल कॉल आता हुआ दिखाई देगा, और बैंकिंग सोर्सेज ने यही कहा है कि 8,100 करोड़ किसी भी बिडर को चुकाने होंगे इस मामले को सेटल करने के लिए। तो एक बड़ी स्टोरी रहेगी। आज देखिए बनानी इंडस्ट्री के स्टॉक में हमने देखा एक अच्छा उछाल। दालमिया भारत का शेयर 1% हल्का उछाल के साथ कर रहा है कारोबार। वक्त हो रहा है इसी के साथ इजाजत लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण उस अपडेट के लिए, और गाबा साहब आपका भी हमारे लिए समय निकाला और आपने स्टॉक आइडियाज थे आज के दोपहर के ट्रेड के लिए। मिड कैप मंत्र में इसी के साथ इतना ही, लेकिन आगे आपके लेकर आएंगे न्यू यॉर्क कंपनी, और आज फोकस रहेगा अशोक लेलैंड पर। कंपनी के CFO गोपाल महादेवन होंगे हमारे साथ।